साल का हाल। मुजफ्फरनगर में दंगा। पीएम की दावेदारी पर पंगा। आपका साया। सिंधु रक्षक समुद्र में समाया। चीनी घुसपैठ का वार। सैनिकों के सिरों पर प्रहार। हर ग्रामीण, हर शहरी लोकपाल बना प्रहरी। बादलों को चीर। तेहरे की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। 2013 में जिन खबरों ने देश को दूर तक प्रभावित किया, अगले आधे घंटे आपको उन बड़ी खबरों से हम रूबरू करवाएंगे। फिर वो मुजफ्फरनगर दंगा हो या फिर बीजेपी में नमो नमो का जाप, चाहे केजरीवाल का कुर्सी संभालने का मसला हो या इसी साल नौसेना को लगा एक बड़ा झटका जब उसकी पनडुब्बी सिंधु रक्षक अपने 18 रक्षकों के साथ समुद्र में समा गई। चीनी घुसपैठ और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की घुसपैठ में नाकाम होने से खिसियाए पाकिस्तानी रेंजर्स के 2 भारतीय सैनिकों के सिर कलम कर अपने साथ ले जाने की खबरों ने देश को भीतर तक बेचैन कर दिया। उधर अन्ना हजारे ने साल के जाते जाते एक बार फिर से हुंकार भरी और 44 साल से लटके जन लोकपाल विधेयक की हकीकत समझाने के साथ साथ उसे पास कराने में कामयाब हुए। लेकिन जून में केदार घाटी जिस जल प्रलय का शिकार हुई, उसने सूबे में तबाही का मंजर भी खड़ा कर दिया। देश में साल भर तक के इसी उतार चढ़ाव पर पेश है हमारी खास पेशकश 13 की तस्वीर। तो मुजफ्फरनगर दंगों का दाग क्या लगा? पहलवान रहे मुलायम सिंह अपने ही पैंतरे से चित हो गए। दंगों के बाद बीजेपी ने इस क्षेत्र को गंभीरता से लिया। वहीं रासुका में जेल से छूटकर आए उसके दोनों विधायकों के तेवर और रालोद सपा के मुस्लिम जाट समीकरण पर पूरी तरह से बिगड़ता हुआ यह समीकरण चला गया, जिसके चलते बीजेपी परफेक्ट दिखने लगी। 2013 में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और तिहरे हत्याकांड के बाद सुलगी मुजफ्फरनगर की आग की तपिश साल जाते जाते भी कम नहीं हुई। मुजफ्फरनगर हिंसा के चलते 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए और करीब इतने ही गिरफ्तार। हजारों विस्थापित अभी भी राहत के इंतजार में हैं। मुजफ्फरनगर में शरणार्थियों की घर वापसी को लेकर शुरू हुई राजनीति में कभी कांग्रेस के युवराज भी कूद पड़े, लेकिन कई बार ऐसा भी लगा कि समाजवादी पार्टी इन कैंपों को सियासी नासूर बनाकर रखना चाहती है, क्योंकि जिन सुरक्षा कर्मियों ने दंगों को संभाला वो इन लोगों को इनके घर वापस भी सुरक्षित भेज सकते थे, लेकिन ये हो न सका। मेरा अपना ये मानना है कि मुजफ्फरनगर की घटना को मतलब शुरू के 24 घंटों में ही नियंत्रण पाया जा सकता था, बशर्ते कि पुलिस के काम पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पुलिस अपना काम कर रही थी और जिन लोगों को वो एफआईआर में शामिल करना चाहती थी उनको अगर शामिल कर लिया गया होता तो किसी वर्ग में, और केवल एफआईआर में ही शामिल करने की बात नहीं रही, बल्कि बराबर ऐसा लगता है कि लखनऊ से बराबर इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि इस केस को कैसे हैंडल करना है, किसको मुकदमे में रखना है, किसको नहीं रखना है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग दबाव पड़ रहे थे। तो इसको देखते हुए स्थानीय पुलिस की हालत एकदम ढुलमुल हो गई। जब कैंपों में ठंड से बच्चों के मरने की खबर आई तो सरकार ने कहा कि ठंड से कोई नहीं मरता। अगर लोग ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई जिंदा ही ना रहता। तो इस समिति ने पाया और विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो ये पाया कि इनकी अन्य स्थानों पर मृत्यु हुई। हाँ, चाहे वो मेरठ में हुई, पानीपत में हुई,
शामली में भी हुई, मुजफ्फरनगर के कस्बे में अस्पताल में भी हुई। उनके पेरेंट्स राहत शिविर में थे और मृत्यु के समय बच्चे का इलाज वहां ले गए थे, वहां इलाज करा रहे थे और कराने के बाद जब बच्चे की मृत्यु हो गई, उसका जो भी फाइनल फ्यूनरल राइट्स करके फिर वो खुद शिविर में। हम आपको बता दें कि 2013 में मुजफ्फरनगर के कवाल गांव से शुरू हुए दंगों और उसके बाद की सियासत ने सपा को 2009 के समीकरण की ओर मोड़ दिया। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा को रोककर मुलायम ने मुसलमानों के दिलों में जो जगह बनाई थी, वो कवाल कांड के बाद नदारद हो गई। सपा को उम्मीद थी कि इससे मुस्लिम वोट का एक मुश्त झुकाव उसकी ओर होगा और हिंदुत्व की नाव पर सवार बीजेपी बाकी के वोट बटोर ले जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीएसपी को पटकनी देने की तैयारी थी, मगर दंगों का दाग उल्टा पड़ गया। इधर पहलवान रहे मुलायम सिंह अपने ही पैंतरे से चित हो गए। दंगों के बाद बीजेपी ने इस क्षेत्र को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। रासुका में जेल से छूटकर आए उसके दोनों विधायकों ने सपा के खिलाफ हुंकार भरी। रालोद और सपा के मुस्लिम जाट समीकरण में डिफेक्ट के चलते बीजेपी परफेक्ट दिखने लगी। हिरेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बीते साल नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्या घोषित किया, लालकृष्ण आडवाणी निराशा में चले गए। लेकिन एक किताब के विमोचन पर सुषमा स्वराज की बातों पर आडवाणी की आंखें छलक आईं जब संघ प्रमुख ने कहानी किस्सों से आडवाणी की अहमियत बताने की कोशिश की, तब उनकी जान में जान आई। बीजेपी में एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चली खींचतान 2013 के सितंबर आते आते नरेंद्र मोदी पर समाप्त हो गई। बीजेपी को तेजी से आरएसएस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जीतने की जिद के चलते उसने बीजेपी के लौह पुरुष तक को ठिकाने लगा दिया और इसी के साथ शुरू हुआ नमो नमो का दौर। जिस दिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया, उसी दिन लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी नाराजगी पार्टी अध्यक्ष को बता दी, मगर संघ ने आडवाणी पर दूसरा दांव खेलने से मना कर दिया। वो किसी नाराजगी को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। उसे नरेंद्र मोदी में वो सारी प्रतिभा दिखाई दी जो चुनावी वैतरणी पार करने के लिए जरूरी थी। लालकृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा को मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2013 और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी विजयी हो। उसके लिए मैं कोई परिश्रम और कोई कमी बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथ लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आडवाणी कितने दबाव में थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा सके, क्योंकि उस दिन जो फैसला होना था वो उनकी इच्छा के धुर विरोध में था। हालांकि साल के जाते जाते अपनी एक किताब के विमोचन पर सुषमा स्वराज की बातों पर आडवाणी की आंखें छलक आईं। अवसर मिल जाए तो मन आनंदित होता है। इतने कम शब्दों में सारे के सारे भाव समेट लेते थे। मुझे स्वयं को लगता है कि आडवाणी जी प्रेसी के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे अपने समय में, क्योंकि जिस तरह से वो ब्लॉग लिखते हैं वो गागर में सागर भरने जैसा है। वैसा जो चलते हैं उनके चरणों का वंदन करना। साथ ही संघ प्रमुख ने भी कहानी किस्सों में आडवाणी की अहमियत बताई तो उनकी जान में जान आ गई। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।